नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे, जबरदस्त होगे। ठीक है। और आज एक बार फिर से 2 बज चुके हैं और आपकी क्लास है साइंस की। ठीक। कल हमने लॉज ऑफ मोशन पर बात की थी, गति के नियमों पर बात की थी, फोर्स पर बात की थी। आज हम बात करेंगे मोशंस की बात करेंगे। लीनियर मोशन तो आपको बताया हूं, बाकी बातें हम आज करेंगे। विशाल बाबू, संजना, प्रशांत, ठीक है ना? सिंकी जी, हर्ष गौतम, प्रशांत सेंगर, दीपू यादव, प्रियंका चौहान जी, उषा कुमारी जी, अमरपाल, ठीक है। चलिए, रंजीत, राहुल, विकास, पनीश, तो सभी लोग आते रहिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं। मोशन, मोशन का मतलब आप जानते हो बेटा, गति। गति का मतलब सीधा सीधा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम चलता जाता है, उसी तरीके से आपकी लोकेशन वगैरह में जो चेंजेस आते हैं, आपकी जो स्थिति में बदलाव आते हैं, उससे गति कहते हैं। नमस्कार, नमस्कार। सर, ये कौन सी क्लास है बेटा? चौथी या पांचवी क्लास है? फोर्थ या फिफ्थ क्लास है? इससे पहले 3-4 क्लास हो गई हैं, ठीक है। चलिए, राधे राधे, राधे राधे विष्णु जी। तो शुरुआत करते हैं मोशन की। और मोशन में अभी सबसे पहले मैंने लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं मेरे भाई प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। अब ये प्रक्षेप्य गति क्या है बेटा? क्या होती है ये प्रक्षेप्य गति? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस, ये मैंने सतह बनाई, ये मैंने क्या बनाई? कोई सतह बनाई, कोई सरफेस बनाई, ठीक है। ये मैंने कोई सतह बनाई है बच्चे। और आपने नीरज चोपड़ा को आप जानते होगे, नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी क्या है बेटा? जेवलिन थ्रो करने वाले प्लेयर है हमारे यहाँ, एथलीट है नीरज चोपड़ा जी। इस तरीके से जेवलिन को पकड़ते हैं और इस तरीके से फेंकते हैं। या फिर आपने किसी भी बैट्समैन को सिक्सर मारते हुए देखा होगा, सिक्सर मारते हुए देखा होगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है दीपक जी? मैं बता दूंगा, आपकी बात को पहुंचा दूंगा बस। तो सिक्सर मारते हुए देखा होगा, या फिर जेवलिन थ्रो करते हुए, या बेटा जेवलिन थ्रो करते हुए, हिटमैन, हाँ, रोहित शर्मा के छक्के आपने देखे होंगे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, इस तरीके से बेटा मूवमेंट होती है। इस तरीके से वस्तु जो है ऐसे जाती है। ऑब्जेक्ट जो है आपका, जो वस्तु है, वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है कि नहीं करती है? ऐसी तो जाती है ना बच्चे, ऐसे जाती है आपकी वस्तु। क्या ये बेटा हमेशा ऐसे जाती रहेगी? आप कहेंगे नहीं सर, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होना स्टार्ट करेगी? कम, और ये जमीन पर इस तरीके से नीचे आ जाएगी। ऐसी तो नीचे आ जाती है, बात सही है। आप ऐसे करके कोई बॉल को फेंकते हो तो वो पहले ऐसे गई, लेकिन धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वो नीचे आ गई, ठीक है। इस मोशन को, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि भाई आप क्या कीजिए, सरफेस से, ये आपकी सरफेस है, ये आपका कौन सा एंगल हुआ बेटा? ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन हुई। वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ये होता है ऊर्ध्वाधर। तो आपको किस डायरेक्शन में नहीं फेंकना है? आपको ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं फेंकना है, याद रखना। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकोगे तो खुद ही के पास वापस आ जाएगी, बात सही है। वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकोगे तो अपने ही पास वापस आ जाएगी ना भैया दीपक, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको कैसे फेंकना है? तो आपको सरफेस से, ये सरफेस था,
ये सतह थी, सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पर फेंकना है बच्चे, तो थीटा एंगल पर। लेकिन थीटा की वैल्यू किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होनी चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहां पर u वेलोसिटी है, u वेग है, वेग यानी कि वेलोसिटी जिससे आपने वस्तु को फेंका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बच्चे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसे आप वस्तु भी कहते हो, को सरफेस यानी कि सतह से, सरफेस या कह लीजिए सतह से थीटा कोण पर फेंका जाता है, से थीटा एंगल पर फेंका जाता है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर फेंका जाता है, फेंका जाता है, ठीक है, थीटा कोण पर फेंका जाता है। बट याद रखना बड़ी काम की चीज, थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री। थीटा का मान कभी भी कितना नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये थीटा 90 डिग्री हो गया तो वस्तु ऊपर जाएगी सीधे और सीधे ही वापस आ जाएगी, फिर आपकी प्रोजेक्टाइल नहीं होगी, वो लीनियर मोशन होगी, ठीक है, या ग्रेविटेशन के अंडर में मोशन होगी। ठीक, अब देखिएगा बड़ी खास बात, ये जो वस्तु जा रही है, ये जो आपकी वस्तु प्रक्षेप्य गति कर रही है, इसका ये रास्ता कैसा है, इस रास्ते को कैसा कर्व कहा जाता है, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये कैसा वक्र होता है। तो बेटा याद रखिए ये कैसा होता है मेरे लाल, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक को हिंदी में कहते हैं परवलयाकार, परवलयाकार। और ये बात हमें किसने बताई थी, ये बात हमें किसने बताई थी कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ये किसने बताई थी, तो गिवन बाय, नाम लिख लीजिएगा, गैलीलियो। किसने बताया था, ये किसने प्रूव किया था बेटा, गिवन बाय गैलीलियो। वही गैलीलियो है जिसने पहली बार आपकी गैलेक्सी को देखा, ठीक, गैलेक्सी को, और बताया कि ससुरा हमारा गोला अकेला नहीं है, बहुत गोला है इस ब्रह्मांड में, बहुत गोला है। ठीक, गैलीलियो। अब यहां पर एक दो टर्म आते हैं, कैसे आते हैं सर, तो देखिए मैंने कहा आपसे कि वस्तु यहां से चली थी और यहां पर गिरी है, तो बेटा ये जो आपको दूरी दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रेंज, ठीक है, रेंज। यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था, नीरज चोपड़ा ने यहां से जेवलिन थ्रो किया तो कहीं पर तो जाके गिरा होगा 87 88 मीटर पर। तो ये 87 88 मीटर क्या है, परास है बच्चे, क्या है, परास। परास बोले तो रेंज। दूसरा एक टर्म आपको यहां क्या मिलेगा, तो आपने यहां से वस्तु को फेंका, ये वस्तु कहीं ना कहीं तक तो अपने जोरों शोरों से गई होगी, उसके बाद धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होता गया, कम होता गया। यानी कि एक पीक पॉइंट पर पहुंच करके इसने नीचे आना शुरू किया। वो पीक पॉइंट की सरफेस से हाइट, वो पीक पॉइंट की सरफेस से हाइट ही क्या होती है बच्चे, मैक्सिमम हाइट। क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। ठीक, महत्तम ऊंचाई बोलते हैं इसको, महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई इसको बोला जाता है बच्चे। क्या बोला जाता है, महत्तम या अधिकतम ऊंचाई इसको बोलते हैं। और एक बात याद रखना कि जितने समय तक नीरज चोपड़ा ने ऐसे करके भाले को फेंका और यहां से भाला यहां तक पहुंचा, तो कुछ तो समय लिया होगा, कुछ तो टाइम लिया होगा, कुछ एक टाइम के लिए तो उसका जेवलिन, उसका भाला हवा में रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आएगा रेंज, रेंज, और इनके फॉर्मूले आपसे पूछता है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी वस्तु को फेंका गया है
तो उसका रेंज कितना होता है, परास कितना होता है, ठीक है। और रेंज आर बराबर होता है मेरे दोस्त, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक, याद रखिएगा। और एक बात और, एक क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को या भाला फेंकने वाला, जेवलिन थ्रो करने वाला जेवलिन को कितने एंगल पर थ्रो करे कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए, यानी कि आर मैक्सिमम बोल रहा है आपसे। और आर मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होता है, याद कर लेना भैया। आर मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, बहुतों को याद होगा, ये कई बार आया है कि भाला फेंकने वाला भाला को कितने डिग्री पर फेंके, कितने डिग्री पर फेंके कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए, 45 डिग्री। सर स्टैटिक जी के कब से होगी, अभी तो आपका बैच शुरू हुआ है, आप अभी से परेशानी में भी आ गए। टेंशन ना लीजिए, आपका टाइम से आपको सारा सिलेबस दे दिया जाएगा, महाराज सर कराएंगे आपको स्टैटिक जी के, महाराज सर, ठीक है। अब देखिए रेंज हो गई, तो मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ सकता है कि सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी है क्या, बिल्कुल है। क्या होती है भैया मैक्सिमम हाइट, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते इन पर, आपसे बस फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फॉर्मूला कि प्रक्षेप्य गति में महत्तम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो भैया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, अपॉन 2g होती है, याद रखिएगा, ठीक, अपॉन 2g। फिर आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं बेटा उड्डयन काल, कि वस्तु कितने समय तक हवा में रही, वस्तु कितने समय तक हवा में थी, वही तो है फ्लाइट माने होता है उड़ना, वो भाला कितने समय तक उड़ता रहा, ठीक, उड्डयन काल बोलते हैं हिंदी में, उड्डयन काल, उड्डयन काल इसको बोला जाता है। और उड्डयन काल टी बराबर है बच्चे, उड्डयन काल टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, अपॉन जी, इतनी सी बात है। थोड़ा लेट हो गए विवेक यादव जी, राधे राधे, ठीक है। ये बात हुई आपकी प्रक्षेप्य गति की। अब एक दो उदाहरण बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल। रोहित शर्मा द्वारा 6 मारना, रोहित शर्मा जी द्वारा 6 मारना, सिक्सर ऑफ रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जो 6 मारता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो सिक्सर मारता है, तो सिक्सर कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। कैसे ही जाता है आपने वो देखा भी होगा, 3D में दिखाते हैं कि भैया अभी तक इनिंग में कितने छक्के पड़े, तो ऐसे करके छक्के बने आएंगे, ऐसे करके सिक्सर बने आएंगे, ठीक। तो रोहित शर्मा द्वारा 6 मारना, नीरज चोपड़ा का भाला फेंकना, नीरज चोपड़ा का भाला फेंकना, तो ये जो जेवलिन थ्रो करना होता है ये भी कैसी मोशन, प्रोजेक्टाइल। नीरज चोपड़ा का भाला फेंकना, जेवलिन थ्रो करना बेटा, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, भाला फेंकना, ठीक। क्रिस गेल किंग ऑफ 6, बेटा अब तो हिटमैन ही हिटमैन है, जो कुछ है हिटमैन, ठीक है। फिर बात आती है, एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, वायुयान से बम गिराना, फॉलिंग ऑफ बॉम्ब फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, फॉलिंग ऑफ बॉम्ब फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, वायुयान से बॉम्ब गिराना, वायुयान से बॉम्ब गिराना। आप कहोगे सर ये कैसे, तो समझाता हूं, इसको देख लेना बड़े प्यार से। जैसे मान लो बेटा ये दो देश हैं, देखते ही समझ जाओगे आप कौन सा देश है सर,
ठीक है। और ये है आपका नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, दूसरों पर उछलने वाला पाकिस्तान। ये आप जानते हो हमारा प्यारा भारत। अब देखिए, अब देखिए हुआ क्या। पाकिस्तान वाले ने जहाज भेजे कि इंडिया पर बम गिराना है, इंडिया पर बम गिराना है। लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान के जो हवाई जहाज चलाने वाले थे, एयरक्राफ्ट चलाने वाले, उन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पड़ा था। तो हुआ क्या कि ये आपका पाकिस्तान, ये आपका भारत, ये आपका भारत। अब पाकिस्तान के प्लेन आए, पाकिस्तान के प्लेन यहां पर आ गए। भैया ये पाकिस्तान का प्लेन आ गया, ये आ गया पाकिस्तान का प्लेन। इसने कहा भैया बम गिराऊंगा भारत पर। क्या गिराऊंगा? भारत पर बम गिराऊंगा। और यहां से इसने बम को क्या कर दिया? गिरा दिया। यहां से इसने बम को गिरा दिया। अब ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, इंडिया पर बम गिराने आया था ये। अब देखो इसने प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा नहीं था। तो हुआ क्या कि बेटा जैसे इसने बम गिराया तो ऐसे करके हवा चल रही थी, ऐसे करके हवा चल रही थी। ये हवा की डायरेक्शन थी, ये एयर चल रही है बेटा, हवा, वायु। अब आप जानते हो हवा इस पर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। हवा के प्रेशर की वजह से इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जा करके कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। ये देख रहे हो विनोद, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हम पर बम गिराने आया था, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ी नहीं थी। हवा के प्रेशर की वजह से हवा इधर चल रही थी, ये बम वापस आकर के किसकी चांद पर फूट गया? पाकिस्तान की चांद पर। बात सही है। अगर हवा इधर से चल रही होती तो ये भारत के आगे चला जाता। यानी कि एयरक्राफ्ट से बम गिराना भी कैसी मोशन होता है? ठीक है, एयरक्राफ्ट से बम गिराना भी कैसी मोशन बच्चे? प्रोजेक्टाइल। एक और लिख लो, बंदूक से गोली चलाना। ठीक है ना, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम अ गन, बंदूक से गोली, बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। मोशन ऑफ बुलेट फ्रॉम अ गन, बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली बच्चे गोली की गति। बंदूक से निकली गोली की गति भी यही होती है मेरे लाल, बंदूक से निकली गोली की गति भी यही होती है। गोली आपने मान लो ऐसे चलाई, सीधे चलाई, सीधे, तो क्या ये सीधे जाती रहेगी बेटा? अरे कहीं जा करके तो इसकी स्पीड क्या होगी? दीप्ति यादव वही समझा रहा हूं, सुनना। मान लो गोली आपने सीधे चलाई, ये बुलेट चलाई, बुलेट, ये आपने बुलेट फायर कर दी भैया, बुलेट फायर कर दी। अब बुलेट सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, क्या जाती ही रहेगी? क्या जाती ही रहेगी? आप कहोगे नहीं सर, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो। मैं कहूंगा अचानक से तो ब्रेक नहीं लग जाएगा ना, कि अचानक से ऐसे गिर पड़े। आप कहोगे नहीं सर, ऐसे कैसे गिर जाएगी? पहले इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? स्लो होगी। धीरे धीरे स्लो होगी तो ये नीचे गिरना शुरू कर देगी। ऐसे करके ही तो गिरेगी, ऐसे करके ही तो गिरेगी मेरे लाल, ऐसे करके। बात सही है कि नहीं है बताइए? हाँ जी भाई, बंदूक से गोली चलाई आपने, सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी, हजारों किलोमीटर तक मान लीजिए कुछ नहीं है, गोली जा रही है सीधे, लेकिन कहीं पर जाकर के तो ये रुकेगी। और धीरे धीरे, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या भी होती रहेगी? कम। कम होगी तो ये बेटा नीचे गिरना शुरू कर देगी इस तरीके से। अब ऐसे तो नहीं लगेगी डिस्क ब्रेक लगा दिया आपने, ए रुक जा, टप, यहीं की यहीं गिर गई, ऐसे तो नहीं गिरेगी। बात सही है। अंतरिक्ष में गोली मारेंगे तो क्या होगा? ये शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पहली बात तो अंतरिक्ष में गोली मारेंगे तो साउंड नहीं आएगा, पहली बात तो। क्यों? क्योंकि बेटा वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात है तो साउंड की आवाज नहीं आएगी। गोली जरूर चलेगी आपकी, गोली जरूर चलेगी, लेकिन पहली बात। दूसरी बात, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो आपकी गोली चलती ही जाएगी रॉकेट की तरह, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब तक वो किसी ग्रेविटी के संपर्क में नहीं आएगी, उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चले। हाँ, कुछ नहीं है तभी तो आएगी दीप्ति जी। अगर कोई सामने होगा फिर तो उसमें लगी गई, फिर तो उसमें लगी गई। ठीक, तो ये है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन।
अब आइए सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति आप जानते हो कि वृत्त के चारों ओर गति, मोशन अराउंड एन सर्किल, मोशन अराउंड, मोशन अराउंड अ सर्किल, वृत्त के चारों ओर गति, वृत्त के चारों ओर, चारों ओर गति, वृत्त के चारों ओर गति। मतलब ये है सिंपल सा लॉजिक, मैं आपको बताऊं कि ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है बच्चे, और ये इस वृत्त का सेंटर है, ये इस वृत्त का सेंटर है। आप इस पर बाइक या साइकिल या अपनी कार वगैरह कोई भी व्हीकल चला रहे हो, तो ये कैसी गति है? ये वृत्तीय गति है। कैसी गति है बच्चे? वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति में दो टर्मिनोलॉजी आती हैं जो आपको क्वेश्चन दे जाती हैं, दो टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हाँ, गुलेल से बर्ड को मारना, बहुत बढ़िया, गुलेल की गति बहुत बढ़िया, ठीक। मैंने कहा यहाँ दो टर्मिनोलॉजी हैं, दो फोर्स आपको देखने होते हैं। एक होता है बेटा सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपीटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं इसे, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल इसको कहा जाता है। अब ये अभिकेंद्रीय बल क्या है मेरे भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस मोशन में लगता है, तो याद रखना सर्कुलर मोशन में लगता है। जब आप किसी पॉइंट के अराउंड क्या लगाते हो? चक्कर लगाते हो। जब आप किसी पॉइंट के अराउंड क्या लगाते हो? चक्कर लगाते हो, तब लगता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। होता क्या है? तो बेटा केंद्र की ओर वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर लगने वाला, लगने वाला बल, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है ना। फोर्स, फोर्स, या ऐसे लिखिए द फोर्स, द फोर्स that acts, that acts towards the center, towards the center, towards the center in circular motion, in circular motion, in circular मोशन, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है। मतलब यह है कि जब आप वृत्तीय गति कर रहे हो तो आप पर केंद्र की ओर क्या लगेगा बच्चे? केंद्र की ओर सदैव क्या लगेगा? सेंटर की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया अमरजीत, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो इसकी वैल्यू होती है बच्चे, उस इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक, कभी कभी पूछ लेता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। मैंने इस वस्तु का मास कितना मान लिया? मैंने इस वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान m मान लिया। द्रव्यमान कितना मान लिया बच्चे? m मान लिया कि m मास की कोई वस्तु इसके चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, ठीक है। क्या लगा रही है बच्चा? चक्कर लगा रही है, ठीक है।
चक्कर लगा रही है। अब ये जो अगर ये सर्किल है तो इसकी कोई ना कोई क्या भी होगी बालक, रेडियस भी होगी। क्या भी होगी, रेडियस भी होगी। मैंने इसकी रेडियस मान ली आर। आर क्या है, आर है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। आर है बच्चे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और अगर मान लीजिए वस्तु इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसका कुछ ना कुछ क्या भी होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग भी होगा। क्या भी होगा बच्चे, वेग भी होगा। और वेग को हम किससे दिखा रहे हैं, मान लीजिए v। वेग क्या है, मान लीजिए v है। तो अब मेरी बात सुनिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो F है, सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है मास, मास यानी कि m, वेलोसिटी यानी कि v, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और आप जानते हो कि सर F बराबर तो क्या होता था, F बराबर एम ए होता था। आप कहोगे सर यहाँ F है, यहाँ एम भी है, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन आर आ गया है। जरूर ये बी स्क्वायर अपॉन आर किसकी वैल्यू है बेटा, जरूर ये बी स्क्वायर अपॉन आर किसकी वैल्यू है, ए की। और ए क्या होता है, त्वरण होता है। ए क्या होता है मेरे लालो, त्वरण होता है। ठीक है, ये ए क्या होता है, इसे एक्सेलरेशन कहते थे, याद करो। एक्सेलरेशन बताया था आपको, एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है ना। और यहाँ ए की जगह पर बी स्क्वायर अपॉन आर लिखा है, मतलब ए की ही वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन आर होती है। आर क्या है, रेडियस है, बी वेलोसिटी है। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा जब भी हम बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह चलाते हैं तो अगर मोड़ खतरनाक आ जाता है तो हम मोड़ की ओर थोड़ा बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है ना, झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो हमारी बाइक या हमारी साइकिल स्किड कर जाएगी, स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा झुक जाते हैं। ज्यादा झुक गए तो फिर उसी तरफ गिर पड़ोगे, थोड़ा सा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कार चला रहे हो और खतरनाक मोड़ आ गया, आप कार को कैसे झुकाओगे बेटा, ऐसे हो जाओगे क्या, आप ही तो झुक गए, कार थोड़ी झुक गई है, कार थोड़ी झुक गई है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि सड़क अगर लेफ्ट मुड़ रही है तो उसका राइट वाला जो सिरा होता है, राइट वाला जो कॉर्नर होता है, उसे ऊपर उठा देते हैं, उसे ऊपर उठा देते हैं, आपने गौर किया हो। या फिर राइट मुड़ रही है, राइट मुड़ रही है तो रोड का जो दूसरा कॉर्नर है मोड़ के अपोजिट वाला, उसे ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि आपका व्हीकल आसानी से निकल जाए, आसानी से निकल जाए। ठीक है, दवाई खाइए, दवाई, थोड़ा आराम कर लीजिए, धूप भूप लग गया होगा। देखिए तो एग्जाम्पल मैंने कहा, मोड़ पर, मोड़ पर बाइक सवार का, बाइक सवार का, बाइक राइडर का मोड़ की ओर झुकना, मोड़ की ओर झुकना, ये इसी नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कि भाई झुकने को हम कहते हैं बेंट होना। क्या कहना, बेंट होना बेटा। इसी तरीके से जो आपके रोड्स होते हैं, शार्प टर्न पर रोड का अपोजिट साइड ऊपर उठाकर बनाते हैं। शार्प टर्न्स पर, शार्प टर्न का मतलब होता है बच्चे खतरनाक मोड़। शार्प टर्न्स पर खतरनाक मोड़ कहते हैं इनको, खतरनाक मोड़, खतरनाक मोड़। शार्प टर्न या खतरनाक मोड़ पर रोड का दूसरा सिरा, अगर मोड़ राइट है तो लेफ्ट वाला उठा दीजिए, मोड़ लेफ्ट है तो राइट वाला उठा दीजिए। मोड़ का दूसरा सिरा, दूसरा साइड
थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया जाता है, थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया जाता है, थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग मेले वगैरह में गए हों, फेयर्स वगैरह में, तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, वो भी इसी कंसेप्ट पर आधारित होता है बच्चे। मौत का कुआं, मौत का कुआं। और इसी तरह से एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन। उनको रिवॉल्यूशन करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए कौन बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, वो सन को छोड़ के क्यों नहीं जा पा रहे, तो कोई तो उनको अभिकेंद्रीय बल दे रहा होगा। वो देने वाले का नाम ही क्या है बच्चे, उस देने वाले का नाम ही है सन की ग्रेविटी। सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने के लिए क्या देती है, सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। याद रखिएगा, सन का ग्रेविटी, सन का ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। सन का ग्रेविटी प्लैनेट्स को, प्लैनेट्स को सन के अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने के लिए, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, या सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर? ठीक है, ये बात थी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात आती है, मैंने आपसे कहा कि इस आपको एक बात बता के गए थे न्यूटन भैया, न्यूटन भैया बोले थे कि इस नेचर में एक ही चीज है जो कभी अकेली नहीं आती। जैसे मान लीजिए घर में आपके यहाँ निमंत्रण आते हैं, तो निमंत्रण आते हैं, इनविटेशन आते हैं, तो या तो विद फैमिली आता है या इंडिविजुअल का आता है। आप अगर इसके घर में निमंत्रण दोगे, इनविटेशन दोगे, चाहे आप इंडिविजुअल का दे दो, ये इंडिविजुअल आता ही नहीं है, ये अकेला आता ही नहीं है। ये आएगा तो कपल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कपल में आएगा अर्थात जोड़े में आएगा। जोड़े में आने का मतलब है बेटा कि ये दो आते हैं एक साथ, एक्शन आएगी तो उसका अपोजिट में रिएक्शन आएगा, उसका अपोजिट में क्या आएगा बच्चे, रिएक्शन आएगा। सर जी कोई ग्रह, ताज को कोई ग्रह ढेरों क्यों घूमता है जबकि ग्रेविटी तो सबको मिलती है, क्या कह रहे हैं? कोई ग्रह तेज और कोई ग्रह धीरे क्यों घूमता है? अरे बबुआ मेरे, एक चीज सोचिए कि हर एक ग्रह का डेंसिटी भी तो अलग है, साइज भी तो अलग है। अब ग्रेविटी तो सबको बराबर मिल रही है, लेकिन उनका साइज में तो डिफरेंस है ना बच्चे, साइज में तो क्या है, डिफरेंस है।
ठीक, इस वजह से एक्शन जंक्शन नहीं भैया विशाल बाबू, एक्शन रिएक्शन, और उस व्यक्ति का नाम है बल। तो बल कभी अकेला नहीं आता, फोर्स कभी अकेला नहीं आता। अगर फोर्स कहीं पर आया है तो अपनी रिएक्शन को भी साथ लेकर के आएगा, अपनी रिएक्शन को भी साथ लेकर के आएगा। और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल। पहली बात तो ये भी किस मोशन में लगता है, एक्ट्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति में लगता है। कौन सी गति में ही लगता है बच्चे, वृत्तीय गति में लगता है। एक्ट इन सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में लगता है। किस में लगता है बच्चे, वृत्तीय गति में लगता है, वृत्तीय गति में लगता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चे, इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके विपरीत होती है भाई, दिशा किसके विपरीत होती है, तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है इसकी दिशा, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। ठीक है, अब ये बात हुई आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक, अब डायरेक्शन की बात हो गई, अपोजिट है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इट इज द रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ, इट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ, या इट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यह अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, यह अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होता है। अभिकेंद्रीय बल की क्या होता है बच्चे, यह अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होता है मेरे लाल। ठीक है कि नहीं, अभिकेंद्रीय बल की क्या होता है, प्रतिक्रिया। एग्जाम में कैसे आएगा, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, 3-4 ऑप्शन होंगे, कहीं ना कहीं इनमें से एक आंसर होगा कि बेटा इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। बिल्कुल सही, यह अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होता है, बिल्कुल सही। और तीसरा क्वेश्चन अपकेंद्रीय बल से बन सकता है, एग्जाम्पल से। किससे बन सकता है, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बेटा प्रतिक्रिया है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु आपकी गति कर रही थी, ठीक, जो बल केंद्र की ओर लग रहा था उसे आपने कहा अभिकेंद्रीय बल, लेकिन ये कहां लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो कहां है, केंद्र से बाहर की ओर है। कहां है, केंद्र से बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन कहां है बच्चे, केंद्र से बाहर की ओर होती है। कहां होती है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। एग्जाम्पल आपको चाहिए तो एग्जाम्पल यहीं लिख देते हैं। एग्जाम्पल
आपने गांव वगैरह में देखा होगा, आप लोग गांव से बिलोंग रहे होगे, नानी दादी के यहाँ गए होगे, तो वहां दूध से क्या निकालते थे या दही से क्या निकालते थे? क्रीम अलग करते थे, दही से मक्खन अलग करते थे। ऐसे करके महिलाएं रई चलाती रहती थी, रई। ठीक। मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बेटा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझते हो? नंदिनी जी बचपन में लंगर खेला था आपने? लंगर, एक रस्सी लेते थे और उसमें पत्थर बांध देते थे और ऐसे करके घुमाते थे, लंगर ऐसे करके। अगर वो रस्सी आपने हाथ से छोड़ दी, अगर वो रस्सी आपने हाथ से छोड़ दी तो आपका पत्थर दूर चला जाता था। कहां चला जाता था? दूर। यानी जो लंगर है, लंगर, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? केंद्र से बाहर की ओर, बाहर जाना चाह रहा है, बाहर जाना, इसीलिए तो आपने रस्सी हाथ से छोड़ी, पत्थर कहां चला गया? बाहर। लेकिन जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा को अपनी ओर और सन की ग्रेविटी अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींच रही है। केंद्र की ओर बल लग रहा है, यानी अभिकेंद्रीय बल लगता है वहां। ठीक। यहां क्या एग्जाम्पल होगा? तो दही से मक्खन अलग होना, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड। दही से मक्खन अलग होना, दही से मक्खन अलग होना। ये जो आप रई द्वारा दही से मक्खन अलग करते हो, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, ये बेटा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। मक्खन क्या होता है? साइड्स में फेंक दिया जाता है, साइड्स में फेंक दिया जाता है। हाँ, बंदर भगाने का काम। ठीक। एक और एग्जाम्पल, ये पेपर में बहुत आता है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या होता है? वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है बच्चे? वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है? तो वॉशिंग मशीन भी कपड़ों को इस तरीके से बाहर की ओर फेंकती है और बाहर लगने वाले बल को कहते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो नियम आपको याद रखने थे वृत्तीय गति में से। वृत्तीय गति में बॉल में पेन लगाकर किसी कागज के टुकड़ों के हटाना कौन सा बल होता है? क्या कह रहे हो? बॉल में पेन लगाकर, बॉल में पेन लगाकर किसी कागज के टुकड़े का हटाना, ये क्या चीज है? हाँ, इम्पेलर ऑफ मोटर। प्रवीण जी, हेयर, हेयर कैसे बेटा? हेयर कैसे? केंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे? क्या बात है, ऐसे तो आप पेड़ भी कहोगे। हियर में, ये हियर HEAR सुनने में, यहां तक की बात क्लियर? चलती गाड़ी से कूदना, चलती गाड़ी से कूदना बेटा वो जड़त्व का नियम लग जाएगा, जड़त्व का। अवस्था परिवर्तन हो रही है, अवस्था परिवर्तन, चोट लगेगी आपको चलती गाड़ी से कूदेंगे तो। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि चलती गाड़ी से कूद रहे हो तो गाड़ी की गति की दिशा में कूदो। गाड़ी की गति की दिशा में अपोजिट में कूद गए, बहुत भयंकर चोट लगेगी। हेयर में पेन को रगड़ के, वो बेटा वहां आवेश की वजह से होता है विकास जी, आवेश की वजह से, वो आवेश की वजह से होता है। वो फ्रैंकलिन साहब ने बात कही थी, जैसे बचपन में हम किसी के बर्थडे में जाते थे ना, तो बर्थडे वगैरह में जाते थे, गुब्बारों को ऐसे रगड़ते थे बालों पर, दीवार पर लगा देते थे। ठीक। वो आवेश, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब, चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां एक अट्रैक्शन जनरेट होता है, ठीक, जिन्हें हम चार्ज बोलते हैं। फैन का चलना बेटा आपका सर्कुलर नहीं है, फैन का चलना सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, आप मान लीजिए, आप मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल है और इस सर्किल के चारों ओर इस तरीके से भाग रहे हो, भाग रहे हो, ये होता है। लेकिन पंखे की जो गति है वो फिक्स पॉइंट के अराउंड है, वो फिक्स पॉइंट के अराउंड। पंखा क्या अपने सेंटर को छोड़ के भाग जाता है? बताओ मुझे, पंखा क्या अपने सेंटर को छोड़ के भाग जाता है? इसे घूर्णन कहते हैं बेटा, इसे घूर्णन कहते हैं।
ट्रैक में रनिंग करना सेंट्रीपिटल लगेगा, बिल्कुल लगेगा नंदिनी जी। ट्रैक में गोल उसमें घूमते हैं तो आप अपने जो एथलीट है उनको देखिए, वो हल्का सा झुके रहते हैं। पंखा एक पॉइंट पर फिक्स है इस एक्सिस पर, और इसी पर घूम रहा है ऐसे करके टक 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 टक। या ये वाला तूफान वाला पंखा हो तो भी ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट को छोड़ तो नहीं रहा ना। हाँ, लट्टू, लट्टू हुआ, पंखा हुआ, ये सब करते हैं बेटा घूर्णन गति। ये कैसी गति करते हैं? घूर्णन। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी दो तरह की गति कर रही है। एक तो कर रही है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसके चारों ओर घूम रही है? सन के चारों ओर घूम रही है। और एक कर रही है बेटा रोटेशन, अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है अर्थ के ऐसे करके, अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, सन के अराउंड भी घूम रही है। सन के अराउंड घूमने को सर्कुलर हो गया, लेकिन अपनी एक्सिस पर घूमना ये रोटेशन हो गया, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। जिसकी वजह से क्या होते हैं बच्चे? दिन और रात। ठीक, दिन और रात इसी कारण से होते हैं। क्लियर है? तो घूर्णन गति की बात हम करेंगे, घूर्णन गति की इसके बाद बात होगी आपकी, और उसी में आपको एक टर्म पढ़ने को मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, ठीक। और घूर्णन गति के ही साथ साथ, घूर्णन गति के ही साथ साथ हमारी जो बात अगली होगी वो होगी गुरुत्वाकर्षण गति पर। गुरुत्वाकर्षण गति पर, जिसमें आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रहों की गति के नियम, ठीक है। साथ में देखोगे किसको? उपग्रह को। साथ में पलायन वेग आपको मिलेगा, और इसके अलावा कोशिश की जाएगी सरल आवर्त गति भी हो जाए, लेकिन नहीं हुई तो परसों। तो कल हम इन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा वॉइस नॉट कमिंग प्रॉपरली, क्या बाकी लोगों को भी वॉइस नहीं आ रही है मेरी? सर रेंज का फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है आपका टाइम पीरियड का। रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। किधर गया रेंज? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये है रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे हम कल। तब तक के लिए मजे करिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक, आवाज नहीं आ रही है तो अब तो कल ही आएगी आवाज। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है बेटा? जरूर। अमरजीत, आपके में कोई दिक्कत होगी? एयरफोर्स कोई बैच में आप नहीं पढ़ाते हैं क्या? दिलीप जी, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में आपको पता है कि टेक्निकल आता है, ठीक है, तो वहां पर आपकी मैथ और फिजिक्स चल रही है, लेके देख सकते हो। वाई ग्रुप में साइंस का पोर्शन मैं कराऊंगा आपको जब से स्टार्ट होगा, साइंस का पोर्शन मैं कराऊंगा वाई ग्रुप में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।